आप आए और अपने विचारों को हम सब लोगों को मार्गदर्शित करें। हो पाया ये लगा लिया ना, ये इससे आपका जो है वो सबको पूरे भारत से आए हुए क्रांतिकारी साथियों, जो भारत है नई दुनिया को बदलने का संकल्प लेकर के इस मैदान में उतरे हैं। और मैं क्या बताना चाहता हूँ, इस जिज्ञासा को मैं रूबरू इतना सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगा, हो सकता है कि आपके समझ में आए। वो जो देश में महंगाई है, महंगाई का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मेरा एक स्लोगन है, क्या महंगाई में विकास संभव है या फिर विकास में महंगाई। कैमरामैन, मैं चाहूँगा कि उस लाइन की तरफ फोकस जरा करें। क्या महंगाई में विकास संभव है या फिर विकास में महंगाई। यह दुनिया के लिए एक जो है मिसाल है, सब पे क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, लेकिन प्रिंटर ने सिंपल लाइन खींच दिया है। वो कोई बात नहीं, मैं उसके परिभाषित कर रहा हूँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि लीगल टेंडर, रुपए का लीगल टेंडर परिभाषित करें। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये बताएं कि रुपए का लीगल टेंडर होता क्या है। मैं बताना चाहता हूँ कि लीगल माने होता है कानूनी, और टेंडर माने अदा करना। यानी जब संज्ञा के साथ क्रिया लगती है तब वाक्य बनता है। और वह लीगल टेंडर ये एक तो 1906 में है। दूसरी बात कि 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि आज से पुराने 500 और 1000 नोटों का लीगल टेंडर नहीं रहा। लीगल टेंडर प्रधानमंत्री के मुख से आ रहा है। तो लीगल टेंडर का अर्थ हमने बताया, और वो अर्थ आपका आप कृपानंद की तरफ बता रहे हैं कि क्या इस अर्थ के अनुसार उसी समय का 2, 5, 10, 20, 50, 100 के नोटों का लीगल टेंडर है और पुराने 500 को और 1000 नोटों का लीगल टेंडर नहीं रहा। ये कौन सा उनका स्टैंडर्ड और मानक है जिससे वो कह रहे हैं कि पुराने 500 का और 1000 का नोटों का लीगल टेंडर नहीं रहा और जो जारी किए उनका लीगल टेंडर है। उसके विषय में विशेष रूप से आप समझें कि लिखा है, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। तो क्या देने का वचन देते हैं? वह रुपया है तो फिर लिखने की क्या उचित। कोई चीज जब अपने आप में निहित नहीं रहती है तब वह लिखा जाता है। तो लिखा जाने वाला वचन पत्र फ्रॉड, और उस पर गारंटी लेने वाले भी फ्रॉडिया है। गवर्नर और जो है केंद्रीय सरकार, ये दोनों के दोनों फ्रॉडी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये अब आ रहा है कि जब सोना सिक्योरिटी के रूप में रख दी जाएगी तो क्या उसकी मानक मात्रा बढ़ सकती है? कदाप नहीं। ये मैं यही मैथमेटिक्स है, मैं इसको लिख रहा हूँ। मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल कॉन्फ्यूजन। नथिंग शुड बी प्लेस्ड अबव आवर यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। When the gold will be kept as security, then its standard quantity may increase, decrease, is that not? यानी सोना सिक्योरिटी, जब सोना सिक्योरिटी के रूप में रख दिया जाएगा तो क्या इसका स्टैंडर्ड मात्रा घटेगी, बढ़ेगी? अर्थात नहीं। जनता के पॉकेट पर अकल की डकैती। जितना सोना सिक्योरिटी के रूप में रखा है वह चाहिए, और नहीं तो संचालक और निरंतर अपराधी हैं, और यही रुपए का लीगल टेंडर है। संविधान स्वाधीन भारत की जिंदाबाद जिंदाबाद। और साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बात जब आपराधिक मामला बनता है तो हमने 2002 में भी भारत के मंत्रिमंडल के ऊपर प्रधान, जिसका अगुवाकार मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, और रिजर्व बैंक के गवर्नर के ऊपर आपराधिक मामला का संज्ञान 2002 में इसी बड़न थाने में इसी जमीन से जिस पर आप ये कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, इसी पृष्ठभूमि में यह जो है विषय वस्तु को संज्ञान लिया गया। और ये धरती वह धरती है जहाँ से दुनिया की विस्फोटक चीज
महंगाई नाम की चीज दुनिया में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जितना महंगाई होगा उतना मुनाफा होगा। तो आज क्या मुनाफा हो रहा है? अगर मुनाफा होता है तो बेरोजगारी क्यों होती? बिना उत्पादन का जीवन संभव नहीं है। क्या महंगाई में विकास संभव है या फिर विकास में महंगाई? जब सोना सिक्योरिटी के रूप में रख दिया जाएगा तो उसकी मानक मात्रा घट बढ़ सकती है। तो रुपए का लीगल टेंडर क्या है? मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, नथिंग शुड बी प्लेस अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो अंतिम लाइन के रूप में मैं उसको परिभाषित करना चाहता हूं कि ऊंचे जीवन स्तर के व्यक्ति का उत्पाद के सापेक्ष में नीचे जीवन स्तर के व्यक्ति का उत्पाद हमेशा सस्ता होगा। अर्थात रुपया और डॉलर में बट्टा लगने से नीचे जीवन स्तर के व्यक्ति की प्रॉपर्टी संपत्ति पहले ही उड़ जाती है। जैसे धूप होती है तो छोटे छोटे गड्ढे का पानी पहले उड़ जाता है, और जब उसी क्रम में जब बरसात होती है तो सबसे पहले तृप्ति उनकी हो जाती है। ये कोटेड चीज मैं इसलिए लिखा हूं कि सभी विषय वस्तु को आप बारीक से समझें। तो आज जो महंगाई जो पक्ष और विपक्ष सामूहिक रूप से अर्थशास्त्रियों ने, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर ने जो एक माहौल क्रिएट किया, वो असल बात यह है कि डॉलर और रुपए में बट्टा लगाया गया है। ये तो बात समझ में आई। और जो बट्टा लग जाता है तो जैसे धूप होती है तो छोटे छोटे गड्ढे पहले उड़ जाते हैं, तो मजदूर तबका सबसे पहले उसकी संपत्ति लूट जाती है। जो उसके पॉकेट पर, तिजोरी में धन, लाकर का धन और बैंक में रखा धन आप पकड़े रहेंगे, जेब पकड़े रहेंगे, लूट जाती है। कैसे लूट जाती है? जैसे एक मीटर है, मीटर के दूरी पर 1 लिखा है और 1 की जगह पर 2 लिख दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा? फ्रॉड हो जाएगा। वो 2 मीटर का दाम लेगा और आधा मीटर ही देगा। 2 का 1 रखेंगे, 1 की जगह पर 2 बनाएंगे तो 2 1 था तो आधा हो गया कि नहीं हो गया? यानी गुणात्मक चीटिंग। इसको प्रोफेसरों ने, यूनिवर्सिटियों ने, पार्लियामेंट ने और जो है वित्त आयोग ने इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और यही काम डॉलर करता है। डॉलर के नक्शे कदम पर रुपया संचालित होती है। यह बात आपको खुली तरफ से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि जब वो अंकों में फ्लक्चुएशन होता है तो जितना अंक फ्लक्चुएशन होता है उतना वह घटता है। और इस बात को हम हो क्या रहा है कि हमारे पॉकेट पर अकल की डकैती। हम जो भी इस पर उत्पादन के लिए आते हैं, जो उसमें पूंजी लगती है, वह पूंजी लेकर उत्पादन करते हैं। वो बट्टा में, रुपए में विनिमय एक माध्यम है, पूंजी का माध्यम। मैं बताना चाहता हूं कि बिना उत्पादन का जीवन संभव नहीं है। जब उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के फैक्टर को समझिए। उत्पादन के फैक्टर में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, ये फैक्टर होते हैं। भूमि की रॉयल्टी लगती है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है वह खेती का काम करता है तो जो भूमि के स्वामी को कुछ देता है बकिया उसका होता है। तो वह भूमि हुआ। या रोटी, कपड़ा, मकान एक आवश्यकता है, उसके बगैर जीवन संभव नहीं है। तो रोटी के लिए उत्पादन होता है और उसी किसान भी एक उत्पादक है। और किसान जब अपने अनाज का मूल्य का दाम किसान यूनियनों ने लगाया तो उसका मिलेगा कहाँ? कौन मिलेगा? मांग पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। दूसरा कोई सरकार देगी क्या? नहीं दे सकती है। तो यूनिवर्सल लॉ है मांग और पूर्ति का सिद्धांत। मांग के सापेक्ष में जब पूर्ति बढ़ जाती है तो सस्ताई आ जाती है, और मांग के सापेक्ष में जब पूर्ति कम हो जाती है तो मूल्य मिलने लगता है और महंगाई कहते हैं। तो जिसमें मुनाफा होगा उसी को उत्पादन काम करता है। जब घाटे में कोई उत्पादन काम करेगा, जब ये सारे फैक्टर सही हैं तो क्या महंगाई हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस फार्मूले को मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी जो अर्थशास्त्री पैदा हुए हैं, इसको काटना अगर नहीं काट सकते हैं तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए जो स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं उनको वापस कर लें। और ये सिद्धांत
यूनिवर्सल सिद्धांत है। मैं इस बात को फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए बैनर बनवाया हूँ। और आप पूरी दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हैं वो आकर के बताएं कि क्या महंगाई होती है, क्या ये फैक्टर को साबित करें कि मांग पूर्ति का यूनिवर्सल लॉ क्या गलत होता है, क्या मूल्य का निर्धारण होता कैसे है, कोई भी बताए। तो जब ये होता नहीं तो महंगाई हो नहीं सकती, क्योंकि पहले मैं भूमि का उदाहरण दिया, भूमि के बाद श्रम। श्रम जो है श्रमिकों का श्रम ही पूंजी है उसका, क्योंकि उसके पास तो धन होता नहीं। तो उत्पादन में श्रमिकों का योगदान, पूंजी जो लोगों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो धन बचता है वह व्यक्ति का पूंजी होता है, वो उत्पादन में लगता है। वो शेयर होल्डर भी इस्तेमाल करते हैं। आज शेयर मार्केटिंग की बात करते हैं, आप इसमें योगदान देते हैं ना, लगाते हैं कि हमारे पूंजी उत्पादन में लग जाए। तो उत्पादन करने का वालों को क्या होता है, उसमें ब्याज मिलता है। जो पूंजी जो उत्पादन में लगता है वो पूंजी का क्या है, ब्याज मिलता है। तो भूमि श्रम पूंजी और संगठनकर्ता जो है इस सब का जो मैनेज करता है वो पारिश्रमिक लेता है। और जो उत्पादक का काम अंतिम है, जो शासक का काम होता है, उसको चाहे घाटा होता है चाहे मुनाफा होता है। और किसान जो उत्पादन करता है वह स्वयं उसका संगठन करता और शासक दोनों होता है। तो विनिमय एक प्रणाली है ना। विनिमय क्या है, एक प्रणाली है। वो क्या है कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व। ये अर्थशास्त्र के 5 फैक्टर हैं जिस पर आपकी पॉकेट की जो अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो इस सबके बीच में एक विनिमय प्रणाली है। और विनिमय प्रणाली का मुख्य रूप क्या है, रुपया और डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर है और भारत के परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक करेंसी रुपया है, जो कानून से चलता है। किससे चलता है, संविधान से चलता है। किससे चलता है, मैथमेटिक्स से चलता है। तो आप ये बताइए कि रुपया जब गोल्ड है और गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रख देंगे तो न घटेगी न बढ़ेगी। उसने ये डकैती कायम किया। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार जितना गोल्ड रखा है वो चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। ये एक्ट में लिखा हुआ है। सरकारें इसके साथ चीटिंग कर रही हैं, वो डॉलर के नक्शे कदम पर चीटिंग कर रही हैं। और हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में। मुझको कोई भी, हमारे इधर आप भी व्यक्ति हैं, दुनिया में कोई भी किसी व्यक्ति का किसी भी विचार का गुलाम नहीं है। और इस स्वाधीन भारत अपने विचार को आप लोगों के सामने रख रहा है कि अपने विचार में समर्थन दें। अगर वो मैथमेटिक्स के साथ नहीं है तो आप अपने जीवन के साथ नहीं हैं। अगर मैथमेटिक्स के साथ हैं तो आप सब लोग अपने अपने जीवन के साथ में हैं। और इसके साथ मैं समर्थन करना चाहता हूं कि आप संविधान के साथ, अपने जीवन के साथ आप आए। और जिन लोगों ने डिफाल्टर, किसने डिफाल्टर बनाया, जिसने रुपए में बट्टा लगाया, जिसने डॉलर में बट्टा लगाया, वो लोग डिफाल्टर हैं। हमारी जमीन लूटी जा रही है, तो जमीन जब लूटी जाएगी तो आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आत्महत्या करोगे या कि अपनी रक्षा करोगे। संविधान उठा लीजिए और अपनी संपत्ति की रक्षा करिए, लड़िए, आत्महत्या मत करिए। किसानों का आत्महत्या को रोकने का एक प्रबुद्ध चीज है या एक प्रबुद्ध मानक है। और इस मानक को उठा करके जब संविधान के धरातल पर लेके आएंगे तो आपके पॉकेट, आपके अनाज का उत्पादन का लागत मिलने लगेगा। तब उसमें ये चीज नहीं आएगी कि उत्पादन करने वालों को उत्पादन की लागत नहीं और खाने वाले को खाने की ताकत नहीं। ये सब समाहित हो जाएगा और यही यूनिवर्सल लॉ है। और इस बात में बातें तो बहुत हैं, मैं विशेष बातें करना चाहता हूं। इसमें किसी को कोई क्रॉस एग्जामिन करना है तो पूछ सकता है। मैं 1 मिनट का यूनिवर्सल अपने को रोकता हूं कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सके। मैं पूछने के लिए था, बट्टा शब्द किस लिए लगा है और बट्टा काहे में लगा है? हम इस चीज को मैं सोचने की मजबूर नहीं। जैसे 1 किलो का बाट है, ठीक, किलो के बाट में नीचे छेदा रहता है, ठीक, उसमें जो है मानक रहता है कि इसको एडजस्टमेंट करेंगे। हर साल नाप तौल विभाग ने
उस पर मुहर लगाता है कि कोई भी चोरी ना। उससे तौलने वाला कोई फ्रॉड बट्टा तो नहीं लगाया है ना। तो उसका जो है हाँ नाप तौल विभाग उसमें तौल करता है, और कोई जब बट्टा लगता है तो वह पकड़ा जाता है। इसी तरह रुपया में भी बट्टा लग गया। वह जब उसमें अंकों के फ्लक्चुएशन किया तो बट्टा लगा, तो अपराधी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये बात समझ में आ गई। यही काम डॉलर ने किया। कैसे किया? 11 दिसंबर 2001 में जब पेंटागन और जो है अमेरिका में ये कुछ अफगानिस्तानियों ने जब WTO पर हवाई जहाज किडनैप करके लड़ाए और WTO उड़ गया, तो असर क्या हुआ? भारत के नुकसान भारत दुनिया के अमेरिका का हो रहा है, और भारत की करेंसी डमाडोल हो गई। बात समझ में आ रही है? भारत की करेंसी कितना डमाडोल हो गई कि 289 से 292 पहुंच गया। बात समझ में आई? यानी 289 प्रति अंश पर जो डॉलर था वो जो है 292 पहुंच गया। तुरंत डाकुओं की डकैती से दुनिया के जितने भी करेंसी है सबको समेट करके लूट लिया। समझ में बात आई? समझ में आ गई बाबूजी। मैं एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ। जी। जब मेरा पैसा सोना चांदी जब मेरे भारत RBI के पास रखा गया है, तो उसमें किस चीज का बट्टा लगाया जा रहा है? उसमें क्या कमी हो रही रखे हुए अन्न और अनाज में? सोना का सर रहा है RBI बैंक के अंदर, सर तो नहीं रहा बाबूजी, में सर रहा है। चांदी रखेगी मेरी सर रहा है उसमें। मैं 1 किलो तौल के मेरा लिया है, और मेरे देने के लिए वो 800 ग्राम क्यों दे रहा है? मैं आपसे तो यही तो, या जो आप क्वेश्चन बता रहे, यही तो बट्टा है, यही तो चीटिंग है, इसीलिए तो अपराधी है। इसी क्वेश्चन को, यह दिमाग जो आपके दिमाग में है, इसी को लेकर के तो मैं FIR किया। तो मैं प्रधानमंत्री के ऊपर FIR क्यों करता? RBI के ऊपर FIR क्यों करता? 2002 में इसी जिस धरती से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी धरती के से अब मेरी दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसी आपराधिक मामला थाने से शुरू होता है। तो इसी सिंगरौली मध्य प्रदेश के धरती से यहाँ के थाना अध्यक्ष सच्चो बढ़न को मैंने 2002 में आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए, जो आपके कॉन्सेप्ट में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट पूरी लोगों के बीच में है, और मैंने उसको समझ करके और क्लियर करके इसी थाने से आपराधिक मामला का शुरुआत किया। SS सिंह बघेल थानेदार हुआ करते थे। ये लाइव क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए लाइव के क्वेश्चन को सागर्भित होकर कोई बड़े क्वेश्चन करे तो फैलाव की बात हो जाएगी। रुपया फ्रॉड से संबंधित जो भी हाँ, कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछे, वरना बात आगे बढ़ेगी और मैं उसका उत्तर दूंगा और संतुष्ट करूंगा। और दुनिया में लाइव चल रहा है, ये होना चाहिए, और ताकि पूरा दुनिया जाने कि महंगाई नाम की चीज दुनिया में नहीं होती। ये क्वेश्चन एक है, हमारे साथी लोग भी कल रात में ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मान लो कोई हमने लोन लिया है, कोई गाड़ी को फाइनेंस किया है, और हमने जो राशि दी है वो राशि हमारे फार्मूले के हिसाब से, जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से, तो हम राशि उसको ज्यादा दे चुके हैं। हाँ। फिर हम क्यों दें उसको राशि? तो इसकी हमारी लोन माफ होना चाहिए या लोन चाहिए ही नहीं। अब ये जैसे हमने दिनेश पटेल साहब ने बताया कि हम डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर कैसे हुए? रुपया में बट्टा लगने से हुआ ना जी। वह RBI एक के अनुसार संचालित होना चाहिए, और जब सेक्शन याद नहीं आ रहा है, मैं सेक्शन को बता दूंगा। उस सेक्शन के तहत ये लिखा हुआ है कि यानी 18/20 यानी 85% गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखा जाना है। 85%, और जो 15% बचता है उसको भी देना है। किसको देना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और केंद्रीय सरकार को। जिसने गारंटी लिया, जिसने वचन पत्र लिया, वो भी देना है, ये एक कहता है। अब ये बताइए कि अगर इसको पालन नहीं करेगा, बीच में अमेंडमेंट लाएंगे, तो क्या अमेंडमेंट बट्टे को, गणित को, मैथमेटिक्स को ऊपर करके लाएंगे क्या?
नहीं लाए। चीटिंग करेंगे कि नहीं? आपके पॉकेट पर तो यही तो खेल किया। आपने मतदान किया और मतदान क्या गणित से ऊपर करने वालों को दे दिया क्या? हमने दिया है कि गणित के मानक को पूरा करके भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रह करके अंडर द सुपरमेसी ऑफ लॉ के अंतर्गत होकर के उनको शासन करना है। अगर इसका वो पालन नहीं करते हैं, वॉयलेशन करते हैं, तो वो अपराधी है। और इसी कारण किसान डिफाल्टर होता गया और उसके उत्पादन का लागत नहीं मिला। सारी सार्वजनिक प्रतिष्ठानें कलेप्स कर गई, ढह गई, हमारी अर्थव्यवस्था ढह गई, हम दिवालिये की तरफ चले गए। नहीं तो क्या महंगाई में विकास होता? यह फार्मूला को समझिए। महंगाई में विकास होता तो आज महंगाई भी है, विकास में है। इसमें असल में डकैती होता। अगर बट्टा रोक दिया गया होता तो उसका असर क्या होता? उसका असर ये होता कि सारा जो है धन मजदूरों किसानों के पॉकेट में चला आता। क्योंकि मेहनत करने वाला जो किसान है, जो मजदूर है, उसका मजदूर का जो किसान जो खेतिहर मजदूर हैं, वो खेतिहर मजदूर के उत्पादन में उसका श्रम भी जुटता है और उसका अर्थ भी जुटता है। उसका जो है उत्पादन में उसका स्वयं का उत्पादन है, उसकी मजदूरी भी है, तो वो मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा। लोगों के उत्पादन के सापेक्ष में उसमें प्रॉफिट होता कि नहीं होता? तो ये सब भुलवाया गया, सब पर पर्दे डाले गए। आज इसको मैं खुलासा करना चाहता हूँ। अब पूरी तरह से किसान लूटे गए हैं, तो जब डिफाल्टर हो गया तो देगा कहाँ से? तब तो वो मानक की बात होनी चाहिए। तो उसको रुपए को मानक के अंतर्गत लेगा और देगा। देश चलता है संविधान से और लेन देन होती है गणित से। ये बैनर की तरफ मैं चाहूंगा कि फोकस करें और उसको दिखाएं, देश कैसे चलता है, संविधान कैसे चलता है, लेन देन कैसे होती है। और गणित से डिफाल्टर होने वाले को ये जो है आपराधिक मामला बनता है। अगर इसमें कोई पुलिस एक प्रक्रिया आती है, जुडिशरी आती है, तो उसके ऊपर फोकस करें। अगर ये देखें आईपीसी सेक्शन 231 के अनुसार रुपए का फूट करने की प्रक्रिया में सम्मिलित को 10 वर्ष की सजा है। और दूसरी फोकस करके दिखाएं आईपीसी सेक्शन 119 के अनुसार कूटकरण की परिकल्पना में लोक सेवकों द्वारा अर्थात मजिस्ट्रेटों के द्वारा अगर कोई कर रहा तो उनके श्रेणी के अंतर्गत वो भी अपराधी है। अब कोई और क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये खुला अधिवेशन चल रहा है, संविधान के अंतर्गत चल रहा है। मैं मीडिया कर्मी से बताना चाहता हूं कि इस पर संविधान की तरफ जो है आप अपने जो कैमरे की तरफ घुमाएं। ये संविधान के अंतर्गत है। सीआरपीसी आईपीसी जो है इससे जो है चलनशील है। आईपीसी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं बाबूजी, इसका मतलब क्या होता है? समझना पड़ेगा, इतना एजुकेशन से समझना पड़ेगा। समझ लीजिए जो कुछ लिखा पड़ा है, इस पर फोकस करिए। ये WP 4748 ये रीट पिटीशन है। जरा यह जो हमने FIR पंजीबद्ध करने के लिए बैरन थाने में दिया, तो वो मामला जब थाना पंजीबद्ध नहीं किया तो उसको मजिस्ट्रेट में ले गए। मजिस्ट्रेट में 156(3) के तहत आया। 156(3) में DN मिश्रा ने जब उसको खारिज किया, और वह खारिज कैसे करते हैं कि आर्गुमेंट सुनने से पहले ही उन्होंने डिसीजन ले लिया। वो इतने जब पिटीशन उनके सामने जा रहा है तो इतने गंभीर हो गए, असहज हो गए कि आर्गुमेंट सुनने से पहले ही चैम्बर में लिख करके घर से ले आए थे जजमेंट। ये न्याय प्रक्रिया का पूरा खुल्ला जो है उल्लंघन किया है। और DN मिश्रा जो है संविधान का गला घोंट दिया है। ऐसे जजों को चिन्हित करने की जरूरत है और वो सब चिन्हित होंगे, क्योंकि वह जो है लड़ाई पूरी जनता का है, पाकिट पाकल की डकैती का है। और प्रधानमंत्री को खिलाफ एक्शन लेने का था, RBI के खिलाफ एक्शन लेने का था।
ऐसे ऐसे अवसर में इन लोगों ने संविधान का गला घोटा है। और जब ये खारिज करते हैं तो मैं उसको डायरेक्ट जो है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में ले जाता हूँ और एडवोकेटों के थ्रू मैं जाता हूँ। अजीत सिंह जो है चीफ जस्टिस थे, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अजीत सिंह, चूँकि यह सेंसिटिव मैटर है तो सीजेआई को, मध्य प्रदेश सीजेआई को यह केस पहुंचती है और अजीत सिंह ने उसको डिसमिस कर दिया। फिर जो है उसको मैं पुनः रिव्यू में आता हूं तो वकील के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हुए कि इन्होंने सारा साइटेशन लिखा हुआ है, उसको मैं फोकस करूंगा। अभी मंच पर उपस्थित नहीं है इसलिए मैं उसको उपस्थित करा दूंगा। उन्होंने 250 रुपए का कास्ट इम्पोज किया। उसका परिणाम ये हुआ कि एडवोकेट जगत मैदान छोड़ करके भाग गया। कास्ट जब मुझ पर लग जाती है तो यह उसका मानक होता है कि एडवोकेट लोग जब आते हैं तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, और जब कास्ट पर आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का पावर है। इस भय से भगाने के लिए, जुडिशरी से भगाने के का प्रयास करने के लिए उन्होंने कास्ट इम्पोज किया। और मैं जब उसको चुनौती देते हुए उसी कोर्ट में इन पर्सन में जब मैं खड़ा होता हूं तो शांतनु केमकर जज आए और उस बात को संज्ञान लिया और उन्होंने केस को 1 महीने का डिले पढ़ने के लिए अवसर मांगा। जब मैं इन पर्सन में उपस्थित होता हूं तो सेशन कोर्ट ये जो है शीतकालीन चल रहा था, कोर्ट बंद होने के कगार पर था और भारी भरकम भीड़ था। भीड़ के कारण उस केस को ग्रेविटी को समझते हुए उन्होंने मुझसे समय मांगा और मैंने समय दे दिया, इसलिए कि बारीक चीज़ों के अध्ययन के लिए कोई अगर समय मांगता है तो सही डिसीजन के लिए हमको समय देना मुझको ज़रूरी समझा और मैं समय दिया। और जो है ये मामला जब वो आता है तो उन्होंने इस कास्ट को, जो दिए हुए कास्ट इम्पोज किए गए थे अजीत सिंह के द्वारा, वह इन्होंने विड्रा कर लिया। जब उन्होंने विड्रा कर लिया तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे बातों में मेरिट है, इस पिटीशन में मेरिट है, इस पिटीशन में गणित शाश्वत है, लेकिन डिसमिस भी कर देते हैं। ये दोनों पहलू नहीं चलेगा कि पूरब भी चलेंगे पश्चिम भी चलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। विकास भी होगा, महंगाई भी होगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। और इस बात को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट में इन पर्सन में मैं वहां भी खड़ा, वहां के जज साहब ए.के. माथुर और लोकेश्वर सिंह पंत आते हैं और लाइव सुनते हैं। इन पर्सन में मैं खड़ा होता हूं और उसी इन पर्सन का वो पिटीशन नंबर है WP 4748/2006। जो आपने क्वेश्चन किया कि WP 4748 क्या है, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि उधर फोकस करें कि 4748/2006 का मतलब उस पिटीशन में इन पर्सन में मैं रूबरू आर्गुमेंट किया हूँ और उन्होंने भरे अदालत में इस बात को महसूस किया कि आपकी बात सही है, लेकिन जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने डिसमिस किया। और इस पर हमने पूरे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों के ऊपर इस बात को एलिगेशन लगाया कि मुलजिम को गिरफ्तार करो। मुलजिम कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके नियंत्रक भारत सरकार, ये दोनों के दोनों मुलजिम हैं, इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करो, नहीं तो कुर्सी छोड़ो। और आज तक वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। इसकी मतलब है कि वह अपनी आजीविका से दब गए, अपनी प्रभावित हो गए। और मैं इस माध्यम के आधार पर, आप लोगों के क्वेश्चन के आधार पर मैं बताना चाहता हूं
कि ये जज लोग अपनी आजीविका को बचाने के लिए काम करते हैं, भारत की जनता के साथ नहीं है। और आपको इस बात को तोड़ना होगा, नहीं तो आत्महत्या कर लो। अगर आपको आत्महत्या से बचना है, जो जिसको संविधान सुरक्षा देता है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। संविधान आपके साथ है। और मैं इसी बात के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय सम्राट, जय संविधान, जय विज्ञान।